welcome back to our channel. So today we start the topic of nationalism and imperialism and the Balkan crisis. Okay. So ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. हमने इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स कर लिए. ये आपका लास्ट टॉपिक है. अब इस टॉपिक में हम देखेंगे बाल्कन क्राइसिस. बाल्कन क्राइसिस से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाल्कन एक्चुअली है क्या. बाल्कन कोई कंट्री नहीं है. बाल्कन एक एरिया है यूरोप में जो कि साउथ ईस्ट यूरोप का पार्ट है. बाल्कन कंट्रीज जो है वो सिचुएटेड है आपका एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी के बीच में और ऑस्ट्रिया हंगरी के साउथ में. ठीक है. सो ये जो पार्ट है आपका साउथ ईस्ट का पार्ट, ये आपका है बाल्कन एरिया. अब ये पूरा का पूरा बाल्कन एरिया था और ये मोस्टली जो बाल्कन एरिया था ये आपका ऑटोमन एम्पायर के अंडर था. अगर आपको याद होगा कि जो हमने ग्रीक इंडिपेंडेंस पढ़ा था उसमें जो ग्रीस था वो ऑटोमन टर्किश एम्पायर के अंदर था. सो दैट मींस कि जो ग्रीस है वो भी आपका बाल्कन कंट्री है. ठीक है. अब बाल्कन कंट्रीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई क्या? बाल्कन कंट्रीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई आपकी आफ्टर 1870. इसके बाद 70 बोल दो आप, 71 कह दो, जो भी आप कहना चाहो. सो इसके बाद क्या हुआ? 1870-71 के बाद जो बाल्कन कंट्रीज है उसमें बहुत सी कंट्रीज फ्री होने लग गई. ठीक है. बाल्कन कंट्रीज में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं. जैसे अगर हम कहें हमारे पास है अल्बानिया, मैसेडोनिया, हमारे पास है बोस्निया, हर्जेगोविना, फिर हमारे पास है क्रोएशिया, ग्रीस, सर्बिया और एक्सेट्रा. सो ये जो सारी कंट्रीज हैं ये बाल्कन कंट्रीज हैं. ठीक है. अब इन कंट्रीज में जो लोग रहते थे, जो उनका एथनिक ग्रुप था वो था आपका, ये थे आपके स्लाव्स. स्लाव्स है, स्लेव नहीं है. स्लेव मतलब होता है गुलाम. इन कंट्रीज में जो लोग रहते थे वो थे स्लाव. ठीक है. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी हुआ आफ्टर 1871 उसको हम आप एक तरीके से बोल सकते हैं इस्लामिक नेशनलिस्ट ने एक फीलिंग्स इंक्रीज की इन कंट्रीज में, अपनी कंट्रीज के लिए, अपने फ्रीडम के लिए बोल सकते हैं. इन कंट्रीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही ऑटोमन टर्किश एम्पायर रूल से ये फ्री हुआ तो ये कंट्रीज आपस में ही फाइट करने लग गई. अब जब इन्होंने आपस में फाइट किया और ये उस एरिया में सिचुएटेड थी जो कि यूरोप में ट्रेड का बेस्ट रूट माना जाता था. अब इन कंट्रीज में जब लड़ाई होगी या आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा यूरोप के पीस प्रोसेस पे. ठीक है. तो ये एरिया जो था आप कह सकते हो ये एरिया आप बोल सकते हो कि एक डायनामाइट की तरह था कि अगर ये कभी भी ब्लास्ट हुआ तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा. सो इसीलिए इन कंट्रीज पे जो यूरोपियन पावर्स थी उनकी नजर बहुत पहले से पड़ी हुई थी. वो नहीं चाहते थे कि इस एरिया में कुछ भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो. तो यहाँ के लिए इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए जो अलग जो यूरोपियन पावर्स थे जिसमें आपका ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रशिया, तो ये जो कंट्रीज थे इन्होंने इन कंट्रीज के ऊपर या इस एरिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाना स्टार्ट कर दिया. रशिया जो था उसे ये एरिया चाहिए था क्योंकि उसको एक डायरेक्ट लिंक मिल सकता था यूरोप में ट्रेड करने के लिए. ठीक है. सो और ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहते थे कि रशिया जो है अपना इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज पे बढ़ाए. तो इसीलिए ये कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट थी और रशिया चाहता था कि मुझे यहाँ पे एक्सेस मिले यूरोप के लिए. सो ये बाल्कन रीजन जो था ये आप कह सकते हो सेंटर पॉइंट बन गया एक कॉन्फ्लिक्ट का, एक लड़ाई का यूरोप में. और ये जो बाल्कन क्राइसिस था ये कहीं ना कहीं आपके लिए रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए. ये आपका रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये बाल्कन एरिया. ठीक है. क्योंकि रशियंस चाहते थे कि उन्हें ये एरिया मिले और ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जो अदर यूरोपियन पावर्स थी वो नहीं चाहते थे कि रशिया अपना इन्फ्लुएंस इस एरिया में डाले. सो ये कहीं ना कहीं आपका रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए. अब यहाँ पे इस क्राइसिस के दौरान एक चीज देखने को मिली कि अब जो नेशनलिज्म है
उसको इंपेरियलिज्म के साथ हमने इंक्लूड कर दिया। नेशनलिज्म में था क्या? नेशनलिज्म में था कि आप अपनी कंट्री के लिए एक सेम फीलिंग फील करते हैं, ठीक है, जो कि पूरी कंट्री में एक होती है, एक ही नेशनलिस्ट फीलिंग सेंटिमेंट्स होते हैं। अब इंपेरियलिज्म में क्या है कि जब आप किसी दूसरे कंट्री में लैंड ऑक्यूपाई करते हैं, दैट मींस कि उसे अपने कब्जे में करते हैं, उसमें इलीगल ऑक्यूपेशन करते हैं, तो उसे इंपेरियलिज्म बोला जाता है। अब नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म को एक साथ मिक्स कर दिया गया। अगर मैं बात करूं फ्रांस की, फ्रांस में जो नेशनल असेंबली सेटअप हुई तो उसमें नेशनलिस्ट फीलिंग थी, दैट मींस उन्होंने नेशनलिज्म को सपोर्ट किया था, ठीक है। बट बाद में फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनीज बनानी स्टार्ट कर दी अफ्रीका में, एशिया में, ठीक है। सो उसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिया इंपेरियलिज्म को। अब उन्होंने कहा कि हमें अपनी पावर को पूरे वर्ल्ड में फैलाना है और फ्रांस को एक वेल नोन कंट्री या पावरफुल कंट्री के रूप में स्टैब्लिश करना पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें उन्होंने लोगों के नेशनल सेंटिमेंट्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, आप कह सकते हो। और सेम केस ब्रिटेन में भी हुआ। ब्रिटेन ने अपना इन्फ्लुएंस या जो अपना डोमिनेशन था पूरे वर्ल्ड में फैलाया। इसके पीछे एक रीजन था, उन्होंने अपने कंट्री के लोगों के नेशनलिस्ट फीलिंग्स में इंपेरियलिज्म जोड़ दिया, क्योंकि वो दूसरी कंट्री पे अगर रूल करेंगे सो दैट मींस वो इलीगल रूल होगा। बट उन्होंने उसको नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ दिया। उन्होंने अपने लोगों से बोला कि हम दूसरी कंट्री पे रूल करेंगे ब्रिटेन के प्राउड के लिए, हम ब्रिटेन को और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, दैट मींस कि पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन की रिस्पेक्ट होगी। सो जब रिस्पेक्ट की बात आती है किसी कंट्री की तो लोग उसके साथ अटैच हो ही जाते हैं। सो ये जो इंपेरियलिज्म जब इंक्लूड हुआ नेशनलिज्म के साथ, तो ये बहुत ही डेंजरस चीज थी। इसने कॉलोनाइजेशन को बढ़ाया और यही एक रीजन था आपका बाल्कन क्राइसिस के लिए भी। सो बाल्कन क्राइसिस वी हैव कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। इसका पीडीएफ मैं लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।